सभी का आज के सेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी के लिए, जो बहुत लोगों को बहुत दिक्कत दे रहा है, वो है सार लेखन। सार लेखन क्या है ये लोगों को नहीं समझ में आ पा रहा है, क्योंकि सार लेखन में बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। वो आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं। और जो कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र होगा कि सार लेखन से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं ये बतला देती हूँ कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। पहले प्रश्न इस तरह के आते हैं कि आपको कुछ उदाहरण में, जैसे कि कोई लेख या कोई पत्र जैसे कुछ दिया रहेगा, कोई कहानी वगैरह, उसका आपको सार लिखना है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन के अनुसार उसके सार को चुनना है। एक ये प्रश्न आते हैं। और एक जो दूसरा प्रश्न आता है वो सार लेखन के नियम से होता है, सार लेखन की विशेषता से होता है, सार लेखन के किन नियमों से बचना चाहिए, किन किन बातों को लिखते समय ध्यान देना चाहिए, उससे होता है, और सार लेखन की परिभाषा से होता है। तो इन सभी चीज़ों का जिक्र हम करेंगे इसमें। एक भी चीज़ यहाँ से छूटने नहीं पाएगी सार लेखन से। और जो सबसे महत्वपूर्ण है परिभाषा में, मैं उसे अपने लैंग्वेज में भी समझाऊंगी, और जो किसी महत्वपूर्ण आलोचक का लिखा हुआ है वो भी दूंगी। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप एज इट इज उस आलोचक का भी लिखते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि सार लेखन और सारांश में क्या अंतर है, तो यहाँ ये भी डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। तो और उसकी जो विशेषता है, चूँकि उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो उसको एक एक विशेषता को बहुत ही डिटेल में जाकर देखें, चर्चा होगी उसकी। तो 2 क्लासों में ये समाप्त हो जाएगा। तो आज हम चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं कि सार लेखन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो शुरू करते हैं। सार लेखन संक्षेप में लिखे जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका अन्य प्रचलित नाम संक्षेपण या संक्षेपिका भी है। संक्षेपण और सार लेखन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। संक्षेपण एक प्रक्रिया है। अब यहाँ डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे का जो परिभाषा है सार लेखन के संदर्भ में वो दिया जा रहा है। किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र, व्यवहार या लेख के तत्वों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्ति, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल्य तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो, उसे सार लेखन कहते हैं। सार लेखन के संबंध में जो नियम है महत्वपूर्ण, चूँकि नियम से बहुत ही सवाल आ चुके हैं प्रीवियस पेपर में, तो नियम की चर्चा भी बहुत ही विस्तार में होगी और बहुत ही आपको ध्यान देना होगा। 2 चीज़ें, एक तो सार लिखना आपको आना चाहिए, सार लेखन, दूसरी बात इससे प्रश्न आता है, और दूसरा इसकी परिभाषा, विशेषता और नियम, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो नियम की चर्चा बहुत ही डिटेल में होगी। बस थोड़ा सा आपको नियम की बताने के लिए 2-3 नियम जो कि श्याम विद्यार्थी जी ने बताया है वो चर्चा करेंगे। सार संक्षिप्त होना चाहिए, सार व्याख्या के रूप में नहीं होना चाहिए, सार में अन्वयार्थ भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसे आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ कि आखिर सार लेखन है क्या। क्योंकि जिन लोगों की किताबी भाषा समझ में आती है उनके लिए तो बहुत आसान है, पर किन्हीं लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत आ रही होगी। तो मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। सार लेखन अर्थात मान लीजिए कि आपने किसी बुक, कोई नॉवेल, कोई किसी ने आपके लिए पत्र भेजा या फिर कोई आर्टिकल, लेख वगैरह आपने पढ़ा, उसमें वो मान लीजिए कि 200, 400, 500 का शब्द दिया गया है। जो लेखक चाहता है कि वो जो कहना चाहता है, वो जो बताना, जिसको उसका विषय है, मुद्दा, उसे बताता है। उसमें उसे बताने के लिए उसे कई तरह की लोकोक्तियाँ, मुहावरों का सहारा लेना पड़ता है, कई तरह की ऐसी बातों को कहना पड़ता है जिससे कि आप उसकी भावनाओं को समझ सकें। तो जो शुरुआत वो करता है, वो शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ते पढ़ते उसकी भावनाओं को समझाते वो करीबन बहुत सारे शब्दों से होकर गुजरता है। ठीक, आप सब पढ़ते हैं, क्योंकि आप इतना कुछ घुमा घुमा कर पढ़ रहे हैं, तो अब शुरू से आखिरी तक पढ़ लिए। ठीक,
तो कितने लोगों को तो आसानी समझ में आता है, किस लोग को नहीं समझ में आता है। तो इसका एक अपने बहुत ही अच्छा वे में समझने का तरीका है कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। उसमें एक जो बहुत ही फेमस लाइन है, जो कि आप कहीं ना कहीं मेम्स वगैरह में, रील्स वगैरह में सुने होंगे। वो पूछता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 200-400 शब्दों का या फिर 600-700 शब्दों का कुछ पढ़ा, लेख, कहानी, जो भी पढ़ा। अंत में आप अपने से सवाल कीजिएगा, मतलब उस पढ़ने के बाद आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तो ये जो कहना क्या चाहते हैं ना, इसका जब उत्तर मिलता है आपको, तो उस शब्दों से नहीं, उस शब्दों को जो पढ़कर जो आखिर तक आप पहुँचे हैं, शब्दों पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा। इसलिए क्योंकि वो कई ऐसे व्यर्थ असंबद्ध, जैसे कि कहा गया है, बातों को भी कहा होगा लेखक ने, जिससे कि उसकी बातों को आप समझ सकें। जिसको पकड़कर आप पूरे सार को नहीं समझ सकते, आपको मूल सार को समझने के लिए शुरू से आखिर तक को पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें कुछ व्यर्थ बातें भी होंगी जिसे लेखक ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कही होगी, जिसे अप्रासंगिक या असंबद्ध भी कहते हैं, जिससे आपको उसमें से हटाना होता है। तो बात आया कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तो आपने पूरा पढ़ लिया। अब अपने दिमाग में पूछिए कि आखिर ये आपको किस तरह का संदेश देना चाहता था। आखिर इसका मुद्दा, जो मेन टॉपिक था इसका, किस विषय पर ये लिखना चाहता था। अगर इसका जवाब आपको मिल गया कि उसका मुद्दा क्या है, उसका विषय क्या था, तो आपको उसका सार मिल गया। ठीक, यहाँ आपको एक जवाब मिल गया कि सार मिल गया। ठीक, अब आपको उसके लिखने के नियम होंगे। अब आप उसे क्या करेंगे, पहले तो जैसे कि मैंने कहा, उसको मान लीजिए कि अब कोई दूसरा भी आपके जगह पर पढ़ने यहाँ बैठ रहा है, तो आप चाहते हैं कि जो आपको समझ में आ गया बातों को, उसे समझने के लिए दूसरे जो भी पाठक है उसको उतना ही समय अपना ना देना पड़े, अपना जो आपने जितना समय दिया उसे समझने में, उसे ना देना पड़े। तो क्यों ना आप उसे इसे ऐसी भाषाओं में, ऐसी कम से कम शब्दों का प्रयोग कर कर आप उसे लिखें, ताकि अगला पाठक को जो है आसानी से इसका भाव भी समझ में आ जाए और उसका समय भी ज़्यादा व्यर्थ ना जाए। तो आपने उसे अपने तरीके से लिखना चाहिए। आपका मेन मुद्दा क्या है कि आप उसके सार को समझा रहे हैं। आपका ये मुद्दा नहीं है कि आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या जब आप उसके ही भाषा में व्याख्या करने लगेंगे तो आप वो सारांश लिखने लगेंगे। आपको सारांश नहीं लिखना है। आपको क्या करना है कि कम से कम शब्दों में आपको उसी की बात को, आपको उसके सार को, उसके विषय क्या कहना चाहता है, उसको आपको लिखना है। उसको आपको ने अपने ढंग से आपको प्रस्तुत करना है। अपने ढंग से भी प्रस्तुत करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है कि उसने जो मुहावरे, लुकतियाँ, जो ऐसी व्यर्थ की चीज़ें हैं उसको हटा दीजिए। ठीक, और उसमें जो ऐसी व्यर्थ की बातें हैं जो उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखे हैं, आप भावना को समझ गए, आप उसके सार को समझ गए, तो आप उस शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। उसने उदाहरण चीज कहीं दिया है, प्रयोग किया है, तो आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, आप कोई अलंकार, रस, छंद नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें करने लगेंगे तो ये और ज़्यादा लंबा, अधिक से अधिक शब्दों में जाएगा, क्योंकि इस सब के प्रयोग करने से और जो आपको बढ़ना पड़ेगा व्याख्या को। जबकि यहाँ आपको कम से कम शब्दों में, इसका नाम ही है संक्षेपण, नहीं संक्षिप्त में आपको बताना है। तो जब आपने इतने सारे बातों का ध्यान रखा कि अलंकार से बचना, रस से बचना, और क्या चीज़, छंद, मतलब इच्छा नहीं, रस, अलंकार, रस वगैरह से बचना हो गया, मुहावरे, लोकतिया, उदाहरण वगैरह से जब बचना हो गया, तो अभी बहुत सारे नियम है। ये तो मैं कुछ ही बता रही हूँ, अभी बहुत सारे नियम है जिससे आपको बचना है, और बहुत सारे नियम है जिससे आपको पालन करना है। फिर भी आपको कम से कम शब्दों में लिखना है। तो आपको ऐसे शब्दों को जानना होगा जो कि एक शब्द में एक पूरे वाक्य को परिभाषित करता है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में देते हैं कि एक ऐसा पुरुष जो कि बहुत स्त्रियों शादी करता है, मतलब 2 या 2 से अधिक स्त्रियों शादी करता है, तो वो एक प्रथा रूप में चलता है। तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप उसे परिभाषा तो नहीं देंगे, यहाँ आपको एक शब्द में बोलना है। तो वो जो चल रही है परंपरा से, उसे हम बहुपत्नीवाद, एक भाषा में उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि आप इसे कम से कम शब्दों में आप इसे एक पूरे वाक्य को बता दे रहे हैं। तो यहीं पर आपको यही करना है कि कम से कम शब्दों में। अब चूँकि आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं कि आप इसे कम से कम शब्दों में लिखने के लिए इतने सारे नियमों को पालन कर रहे हैं, अब बहुत सारे नियमों से जो कि आपको बचना है, वो बताए को बहुत सारी चीज़ों जिससे बचना है, आपको कम से कम शब्दों में लिखना है। तो ये जो आप इतना कुछ फॉलो करें, इस सब को फॉलो करके कम से कम शब्दों में लिखने की प्रक्रिया को संक्षेपण कहते हैं। लिखना क्या है आपको? सार। अब जिस प्रक्रिया से लिख रहे हैं उसको क्या कहते हैं? संक्षेपण।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ के आ गया होगा। ये संक्षेपण प्रक्रिया है सार का जो लिखना है। तो पहले आपने कुछ पढ़ा, उसका सार समझा, फिर आप जिस नियमों का पालन करके और जिस चीज़ों से बचकर आप उसे लिख रहे हैं और कम से कम शब्दों में लिख रहे हैं, उसे संक्षेपण कहते हैं। उस प्रक्रिया को संक्षेपण कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस नियम से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए हम इसके बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको एक एक नियम आने चाहिए और किन नियमों से बचना है, इन चीज़ों से भी बहुत प्रश्न प्रीवियस में आ चुके हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि, और अंत में मैं आपको 1-2 उदाहरण देकर भी समझाऊंगी और प्रश्न भी कुछ दे दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम आगे चर्चा करेंगे इनकी विशेषताओं को, इनकी शैलियों की चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो एक एक विशेषता को अब मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सार लेखन की विशेषता है संक्षिप्तता। पहला, सार लेखन का आकार लघु होता है। इसमें मूल अंश में निहित सभी भावों और विचारों की संक्षिप्तता रहती है, अतः इसका आकार मूल रचना की तुलना में अत्यंत लघु होता है। प्रायः संपूर्ण अनुच्छेद का 1/3 हिस्सा ही सार लेखन में प्रस्तुत होता है। 1/3 हिस्सा समझाती हूँ। 1/3 हिस्से का अगर मान लीजिए 600 शब्द का कोई है, तो किसी भी जितने भी शब्द अगर आपको मेंशन किए हुए हैं कि कितने शब्दों का है, तो उसको आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो वो जितने भागों में बटेगा, तो जो पहला हिस्सा आएगा वो उसका 1/3 होगा। जैसे कि 30 हुआ, 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 से वो कटता है, 3 दहिया 30, तो 10 उसका 1/3 होता है। उसी तरह से आगे पूर्णता। सार लेखन की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें पूर्णता होनी चाहिए। सार ऐसा होना चाहिए कि उसे पढ़ लेने के बाद मूल रचना के संबंध में तत्संबंधी पूरी जानकारी मिल जाए। स्पष्टता। सार लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस अंश का सार लिखा जा रहा है उसकी तुलना में उससे संबंधित विषय को सरल और व्याकरण सम्मत भाषा में पूर्णतः स्पष्ट कर दिया जाए। संपूर्ण अनुच्छेद के सार तत्वों को अत्यंत संक्षेप में पूर्ण स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर देना ही सार लेखन की प्रमुख विशेषता है। शुद्धता। अच्छे सार लेखन के अंतर्गत भाषा की शुद्धता और शैली की प्रवाहमयता भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सार लिखते समय प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को व्याकरण, शब्द और गठन की दृष्टि से शुद्ध तथा सरल होना आवश्यक है। उसमें प्रस्तुत शैली में प्रवाह होना चाहिए। 5वां, शब्द संयोजन। सार लेखन में शब्द संयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विस्तृत वाक्यों के बीच से कुछ विशेष शब्दों का चयन किया जाता है। शब्द संयोजन की शक्ति से विश्लेषण की क्षमता का भी विस्तार होता है। क्रमबद्धता। सार लेखन की प्रमुख विशेषताओं में विषय की क्रमबद्धता अति अनिवार्य है। मूल अंश में विचारों या भावनाओं का जो क्रम है उसे विखंडित न होने दिया जाए। ऐसा तभी संभव है जब मूल विचारों की सहसंबद्धता का ध्यान रखा जाए। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मैंने जो भी नियम थे जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं विशेषता से, उसकी मैंने चर्चा की है। अब आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसे हम दूसरे भाग में पूर्ण कर लेंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण होगा कि उसमें जो भी नियमों से प्रश्न आते हैं उन सभी नियमों की चर्चा होगी, और जिन चीज़ों से बचना चाहिए सार को लिखते समय उनसे भी प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा होगी। सार और सारांश में अंतर क्या होगा, क्या अंतर है, और 1-2 उदाहरण जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए कि सार लेखन कैसे लिखा जाता है, और कुछ प्रश्न होंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के प्रश्न इससे आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।